संविधान दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ। हमारा संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और इसके द्वारा हम अपने नागरिकों को, अपने सरकार को, अपने समस्त संस्थाओं को शक्तियाँ प्रदान करती हैं। हमारा संविधान का प्रारंभ ही हम भारत के लोग के साथ होती है और इसमें यह कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के अपनी इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतब द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रकट करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि भारत का संविधान एक क्रांति की उपज नहीं बल्कि 100 वर्ष से ज़्यादा के लगातार प्रयासों का एक संकलित रूप है, जिसमें बहुत सारे संस्थाओं, बहुत सारे लोगों के द्वारा किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। 1857 के रिवोल्ट के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर ब्रिटेन के महारानी ने भारत के ऊपर सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया, तो ऐसे स्थिति में जहां भारतीयों के ऊपर हो रहे अत्याचारों में वृद्धि हुई, तो इसके साथ साथ हमारे यहाँ धीरे धीरे करके संवैधानिक ढांचा का निर्माण भी प्रारंभ होने लगा। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार 1909 के अधिनियम में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाई गई और उनके अधिकारों में भी धीरे धीरे करके वृद्धि की गई। 1919 का अधिनियम जहां एक द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित करता है, जिसमें केंद्र और राज्य को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई एवं इसके साथ साथ केंद्र और राज्यों में दो प्रकार के विषय को समाहित किया गया, जिसे हम रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड के कैटेगरी में समाहित करते हैं। 1935 का अधिनियम हमारे संविधान के बढ़ोतरी में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अधिनियम के रूप में रहा और इसमें ब्रिटिश ने यह व्यवस्था की कि वैसे सभी रियासत जो ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक और वाणिज्यिक हित के अनुकूल नहीं है, उन्हें हम धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र कर देंगे, परंतु उन्हें यह पता नहीं था कि इसके माध्यम से वे समस्त भारत को हस्तांतरित करना होगा। 1937 में जब चुनाव हुए और इस चुनाव में पहली बार जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो इसके बाद इसकी दिशा में व्यापक रूप से आगे बढ़ा। हमें संविधान को समझने से पहले उसके परिस्थितियों को भी समझना चाहिए और उसके बैकग्राउंड को समझे बिना आप संविधान को बिल्कुल नहीं समझ सकते। आइए हम यहाँ से आपके साथ स्टार्ट करते हैं कि हमारे संविधान का प्रारंभ किस प्रकार से संविधान सभा के द्वारा किया गया। 15 नवंबर 1939 को सर्वप्रथम सी राजगोपालाचार्य ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित व्यक्ति संविधान सभा का गठन करेंगे और उसे के माध्यम से हम संविधान का निर्माण करेंगे। उनके इस मांग को 23 नवंबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब प्रारंभ होता है, तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को इसमें सम्मिलित करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास किया और इस संदर्भ में उन्होंने अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में दिया गया, इसमें उसने पहली बार यह व्यवस्था की या पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि भारतीयों के द्वारा एक नया संविधान
बनाया जाए जो भारतीय जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के पर आधारित होगा। परंतु ये तब होगा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, अतः इसमें कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसके 2 वर्ष के बाद क्रिप्स मिशन का गठन हुआ और क्रिप्स मिशन 1942 में फिर संविधान के बारे में बात करता है और संविधान सभा के बारे में बात करते हुए यह कहता है कि युद्ध समाप्त होने पर एक निर्वाचन निकाय बनाया जाएगा जो भारत के लिए एक नया संविधान बनाएगा और यह नया संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। इस संविधान सभा में देसी रियासतों के साथ साथ ब्रिटिश प्रांत को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद जब ऐसा लगने लगा कि यूरोप अब अपने औपनिवेशिक देशों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएगा और उसके हाथ से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके छूटने लगी, तब उन्होंने कैबिनेट मिशन का गठन किया जो 16 मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने कहा कि भारत के कार्यों को संपन्न करने के लिए एक संविधान का निर्माण हो और वह संविधान सभा के द्वारा निर्मित की जाए। इस संविधान सभा में उन्होंने कहा कि देसी रियासतों को सम्मिलित किया जाए, इसके साथ साथ जो ब्रिटिश प्रांत है उसको सम्मिलित किया जाए और जो कमिश्नरीज़ हैं उस 4 कमिश्नरीज़ के भी लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। कैबिनेट मिशन के बाद ये सुनिश्चित हो गया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन अनिवार्य है, परंतु इतने कम समय पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा संविधान सभा का गठन करना संभव नहीं था। इसीलिए हमारे नेताओं ने यह निर्णय किया कि अप्रत्यक्ष रूप से जो सदस्य हैं, यानी कि जो विधान सभा में चुने गए सदस्य हैं, उनके द्वारा ही हम संविधान सभा का गठन करेंगे। इसमें यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा और यदि देसी रियासत है तो देसी रियासत के जो प्रमुख होंगे वह अपनी जनसंख्या के आधार पर उनको भी उसी तरह से सीट मिलेगा कि 10 लाख पर एक सीट, और वो अपना प्रतिनिधित्व को मनोनीत करेंगे। इस प्रकार संविधान सभा के गठन की जो प्रक्रियाएं थी वो जुलाई अगस्त से प्रारंभ हो गई और इसमें टोटल जो मेंबर थे वो 389 मेंबर इसमें समाहित किए गए। इस 389 मेंबर में 296 जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिश प्रांत से होंगे, जिसमें कि 11 प्रांत और 4 कमिश्नरियाँ थी। 11 प्रांत से 292 सदस्यों को लिया जाएगा, जबकि 4 कमिश्नरी से 4 प्रतिनिधित्व को लिया जाएगा। इसके अलावा 93 जो है वो देसी रियासत के जो राज्य या प्रमुख हैं उनके द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इस प्रकार हमारे संविधान सभा का एक पूरा प्रारूप तैयार हो गया और इस प्रारूप के बाद जब इसमें लोगों को समाहित किया गया तो लगभग देश के सभी प्रमुख राजनेता इसमें सम्मिलित थे एक्सेप्ट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसमें सिर्फ 211 सदस्य सम्मिलित हुए। ज़्यादातर देसी रियासतों के जो सदस्य या प्रतिनिधि थे वो अब्सेंट रहे। हमारे यहाँ जब पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई तो इसके अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा को, और यह इसलिए किया गया क्योंकि हमने फ्रांस से एक प्रक्रिया को एडॉप्ट किया, जो सबसे सीनियर जो वरिष्ठ होंगे वही उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष थे और वरिष्ठता के कारण उसके तुरंत बाद संविधान सभा के एक अध्यक्ष
और 2 उपाध्यक्ष का चयन हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष हुए डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचार्य। संविधान सभा की अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव मूल रूप से हमारे जो संविधान के गठन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको बताता है। नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति प्रदान कर दी। इसी समय आगे बढ़ते हुए जब 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना के तहत यह घोषित कर दिया गया कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनेंगे, तो ऐसे स्थिति में ज़्यादातर वे सदस्य जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे या जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र के देसी रियासत थे, उन्होंने संविधान सभा से अपने आप को अलग कर लिया और इस कारण जो अब बचे हुए थे वो बचे हुए थे ओनली 299 सदस्य। 299 सदस्य में से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, जबकि 70 जो हमारे थे देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा अपने कार्यों को संपन्न करते समय इस बात का ध्यान रखती थी, 2 चीज़ों की प्रक्रियाएं वहाँ होती थी। एक जब संविधान का निर्माण होता था और दूसरा चूँकि हमारे भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो विधायिका की आवश्यकता थी, क्योंकि विधि के निर्माण होना अनिवार्य था। तो संविधान सभा 2 प्रकार से काम करती थी। एक, जब वो संविधान का निर्माण कर रही होती थी तो ऐसे स्थिति में उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब वही संविधान सभा जब विधायिका से संबंधित नियमों का निर्माण करती थी तो फिर उस समय उनके जो अध्यक्ष के रूप में काम करते थे, जो अध्यक्ष होते थे, वो थे G.V. मावलांकर। यानी विधायिका का मतलब जैसे अभी हमारे संसद की प्रक्रियाएं होती हैं, तो अगर संसदीय प्रक्रिया संपन्न हो रही होती थी तो उसके अध्यक्षता करते थे G.V. मावलांकर। जब हमारे यहाँ पूरी तरह से सुस्पष्ट विभाजन हो गया और इसके बाद जो हमारे 299 सदस्य बचे रहे, इन सब के आधार पर संविधान सभा आगे बढ़ना प्रारंभ किया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए और इसमें अन्य 7 सदस्यों को सम्मिलित किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का मूल उद्देश्य यह होता है कि संविधान का ड्राफ्ट प्रारूप स्वरूप कैसे हो, ये तय करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ये कार्य प्रारंभ हुई। इसके साथ साथ कई और भी समितियों का गठन किया गया। बहुत सारी समितियां और भी बनी, जैसे झंडा समिति बनी, इसी तरह से राज्य पुनर्गठन समिति का निर्माण हुआ। तो ये सारी समितियां अपने अपने आधार पर काम कर रही थी, लेकिन संविधान का जो निर्माण की प्रक्रिया थी, उस निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका प्रारूप समिति की थी, जिसने संविधान के समस्त प्रारूप को फाइनल करने का दायित्व दिया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति ने अपने अथाह मेहनत के बाद, बहुत सारे मेहनत के बाद, इसका पहला ड्राफ्ट जो है वो फरवरी 1948 में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और इस पे चर्चा और संशोधन के लिए लगभग 8 महीने का टाइम दिया गया, जिसमें कि देश के यूनिवर्सिटी, देश के शिक्षाविदों और अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोग हैं, उनके भी विचार को समाहित किया जाए, उनसे भी विचार मांगे गए और फाइनली 8 माह के बाद इसे पुनः संविधान सभा के द्वारा, प्रारूप समिति के द्वारा दोबारा इसे प्रकाशित किया गया अक्टूबर 1948 में। इस क्रम में लगभग 141 बैठकें हुई,
जो दूसरा हमारा प्रारूप आया, पहला प्रारूप और दूसरे प्रारूप के बीच में लगभग 141 बैठक हुई। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा में रखा गया और पहली बार संविधान को पढ़ा गया उसी दिन। इसके बाद 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक यानी 5 दिन इस संविधान के अंतरिम प्रारूप पर व्यापक रूप से चर्चा हुई और फिर जाकर कुछ दिनों के लिए संविधान सभा स्थगित हुई। पुनः 15 नवंबर 1948 को संविधान सभा की दूसरी बैठक या आप कह सकते हैं दूसरा वाचन हुआ, जो काफ़ी लंबा चला। वो लगभग 1 वर्ष तक चला, यानी 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 नवंबर 1949 तक इस पे चर्चाएं हुई और इन चर्चाओं में लगभग 2473 ऐसे संशोधन थी जिस संशोधन पे चर्चा हुआ। उसमें से कई को शामिल करने का किया गया, उसमें से बहुत सारे कुछ चीज़ें थी जिनको कि बाहर भी किया गया। इस प्रकार संविधान सभा की जो दूसरी महत्वपूर्ण बैठक है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक प्रारंभ होती है वो संविधान सभा की तीसरी बैठक 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और इसमें व्यापक रूप से चर्चा होने के बाद 26 नवंबर 1949 को इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया और इसमें उपस्थित 284 लोगों ने अपने हस्ताक्षर से इसे अनुमोदित कर दिया और इसे जनता और देश को समर्पित कर दिया, ताकि इसके माध्यम से देश और जनता के विकास और नियमों के निर्माण को लेकर लगातार आगे बढ़ा जा सके। हमारे सब देश के संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। हमारे देश की संविधान बहुत सारे देशों के संविधान के महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने अंदर समाहित करती है। इसका सामान्य सा अर्थ है कि हमारा संविधान बहुत सारे अनमोल मोतियों की एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला के द्वारा वो अपनी जनता को, अपने देश को, अपने सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाओं को एक मार्गदर्शन प्रदान करती है, आवश्यकता पड़ने पर उस पर नियंत्रण स्थापित करती है और समय के अनुसार किस तरह से परिवर्तन हो उस परिवर्तन को भी अपने में समावेश करते हुए संविधान संशोधन के माध्यम से एक नए नीति और एक नए ऊर्जा के साथ ये आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करती है। तो फ्रेंड्स, आज संविधान दिवस के अवसर पर हमें अपने संविधान का व्यापक रूप से अध्ययन करना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसका निश्चित तौर से पालन करना चाहिए। हमारे देश की समस्त संस्थाएं, हमारे देश की समस्त लोग संविधान का सम्मान करें और विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान के रूप में इसे स्थापित करने के लिए अपना अमूल्य योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद।